अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। दुनिया भर में हैदराबाद और तेलंगाना के इंजीनियर्स मौजूद। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की जानिब से इंजीनियर्स को नाकारा करार देने पर साबिक़ा रियासती वज़ीर KTR की कड़ी तनकीद। पुलिस मुलाजमतों की नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी करने और उम्र की हद में इजाफे का मुतालबा। बेरोजगार उम्मीदवारों ने हैदराबाद के इंदिरा पार्क पर किया अचानक एहतजाज। मोदी को बच्चों से माफ़ी मांगना चाहिए। मुल्क के वज़ीर दाखिला अमित शाह ने स्टूडेंट्स को मारने पुलिस को दी थी खुली छूट। कांग्रेस तर्जुमान पवन खेड़ा का बयान। चंद गैर समाजी अफराद को दानिस्ता तौर पर जंतर मंतर एहतजाज के दौरान दाखिल किया गया। 20 जुलाई को पेश आए वाक़यात पर कांग्रेस पार्टी के सरबराह अभिजीत की वजाहत। ईरान के साथ शुरू करें नए मुज़ाकिरात। ट्रंप का नया दावा, फौरी तौर पर किसी नए हमलों के नहीं है आसार। और गजा अमन मंसूबे पर अमलावरी में पेशरफ्त के ऐलान के बावजूद इसराइल के हमले जारी। ताज़ा बमबारी में बच्चों समेत मजीद 18 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। हेडलाइंस आपने देखी। रुपेश खबरों की तफसीलात शुरुआत करेंगे रियासती खबरों से। दुनिया भर में हैदराबाद और तेलंगाना के इंजीनियर्स मौजूद हैं जो अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं, जबकि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने ऐसे इंजीनियर्स को नाकारा करार दिया था, जिस पर साबिक़ा रियासती वज़ीर KTR ने शदीद तनकीदें की। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी अवाम के मसाइल हल नहीं कर रहे हैं, मेसी के साथ मैच खेला गया, बहुत से ऐसे काम हुए जो कि अवाम के फ़ायदे के नहीं थे, ये सब क्रिमिनल वेस्ट के जैसे हैं। KTR ने रेवंत और राहुल दोनों ही को तनकीदों का निशाना बनाया। KTR ने सवाल भी किया कि 2 लाख नौजवानों को रोजगार देने के वादे किए गए थे, जिसे तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत ने पूरा नहीं किया। कि कांग्रेस गवर्नमेंट यहाँ पे जीतते ही पहले ही साल में 2 लाख नौजवान यहाँ के गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट उनको दिया जाएगा, 2 लाख नौजवानों को। आज 32 मंथ्स हो गया, 32 महीने हो गए और कांग्रेस पार्टी को जो मौका दिया गया 5 साल के, उसमें से 50% से ज्यादा गुजर चुका है। आज तक कांग्रेस गवर्नमेंट ने सिर्फ और सिर्फ 10,000 एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट सेक्टर में दिया और प्राइवेट सेक्टर में भी आज एम्प्लॉयमेंट घटते जा रही है। इसीलिए कल एक बच्चा वेनू करके खम्मम डिस्ट्रिक्ट का बच्चा है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के कॉन्स्टिट्यूएंसी से ताल्लुक रखने वाला बच्चा, कल सुइसाइड नोट लिख के कि ये चिट्ठी राहुल गांधी तक पहुंचे, कल सुइसाइड अटेम्प्ट किया उसने। आज वो अपने जिंदगी और मौत की लड़ाई खम्मम में लड़ रहा है। तो मैं राहुल जी से सीधा सवाल करना चाहता हूं, आपके चीफ मिनिस्टर जो नॉमिनेट आपने किया, जिसको आपने यहां पे बिठाया, वो आज तक तेलंगाना युवा को बार बार जब इंसल्ट करते रहता है, आप एक बार भी आवाज नहीं उठाते हो, एक बार भी उसको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते हो। जब वो कहता है कि तेलंगाना की इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स और इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स क्रिमिनल वेस्ट हैं, आप आवाज नहीं उठाते हो, कम से कम उसको रिस्ट्रेन नहीं करते हो। जब बोलता है कि पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट के लिए जो बच्चे लड़ रहे हैं वो जाके एंड्रिन पिए और एक कुएं में जाके डुबकी मार के मरे, तब भी आप आवाज नहीं उठाते हो। तो राहुल जी से मैं पूछना चाहता हूं, भाई आप वोट मांगने तो आ जाते हो, आज जबकि युवा आपसे सवाल कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, कहां आप लापता हो? आइए हैदराबाद, बैठिए यहाँ के युवा के साथ, फिर एक बार अशोकनगर पे चाय पे चर्चा करिए और बताइए क्या हुआ आपके 2 लाख रोजगार और क्या आपकी पार्टी आगे करने वाली है, ये भी बताइए। जॉब कैलेंडर के नाम पे एक और धोखा कांग्रेस पार्टी ने 2 साल पहले असेंबली में एक नया नाटक शुरू किया और 2 साल लगातार 2 साल में फिर आज तक सिर्फ 5,000 नौकरी का नोटिफिकेशन निकाला इन्होंने। तो इसीलिए आज तेलंगाना युवा राहुल गांधी जी से साफ जवाब मांग रही है कि आप कब आएंगे हैदराबाद, आप कब आके यहाँ पे आपकी जॉब कैलेंडर को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे, ये आप जरूर बताएं, वरना हम दिल्ली आ जाएंगे। हम दिल्ली आएंगे तेलंगाना युवा को लेके आपके घर के सामने। पुलिस मुलाजिमतों की नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी करने, उम्र की हद में इजाफा करने के मुतालबात को लेकर बेरोजगार उम्मीदवारों ने हैदराबाद के इंदिरा पार्क पर अचानक एहतजाज किया। एहतजाज के दौरान उम्मीदवारों ने हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए और मुतालबात फौरी पूरे करने की मांग की। मुजाहिरीन ने कहा कि सिर्फ 7,437 पुलिस ओहदों के बजाय मजीद 19,000 पुलिस मुलाजिमतों के लिए नया नोटिफिकेशन जारी करे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेरोजगार नौजवानों को तेलंगाना में सरकारी नौकरी मिले। उम्मीदवारों ने पुलिस भर्ती के लिए हद उम्र में इजाफे की भी मांग की। उनका कहना है कि भर्ती के नोटिफिकेशन में ताख़ीर की वजह से हज़ारों उम्मीदवार उम्र की हद पार कर चुके हैं और वो पुलिस मुलाजिमत के लिए दरख्वास्त देने के अहल नहीं है। मुजाहिरीन ने कांस्टेबल के ओहदों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उम्र की हद 36 साल और SI यानी सब इंस्पेक्टर के ओहदे के लिए 38 साल करने की मांग की। बेरोजगार उम्मीदवारों ने दरखास्त फीस में भी कमी का
मुतालबा किया है। तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर हनुमंत राव ने अयोध्या चंदा चोरी, पप्पू यादव के हाथे पार्लियामेंट में एहतजाज और इससे जुड़े दीगर उमूर पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि अपोजिशन लीडरान ने मोदी हुकूमत की नाखिस कारकर्दगी और चंदा चोरी पर एहतजाजी मुजाहरा किया, जिसको लेकर बीजेपी हुकूमत बेचैन हो गई है और केसेस दर्ज करते हुए अरकान पार्लियामेंट तक को हिरासा करने की कोशिशें की जा रही हैं। उस वक्त उन्हें एक सोच आया, एक डेमोन्स्ट्रेशन करा ताकि पब्लिक को मालूम होना हो कैसा चोरी हुआ, कैसा राम का पैसे कैसे खा गए, भगवान के नाम पे वोट लेते हो, भगवान के साथ अन्याय हो रहा बोल के। और जैसा बड़े बड़े साधु लोग भी अयोध्या के बारे में, एक साधु नहीं बात कर रहा, बड़े बड़े प्रवचना करते, ये जितने भी मठा है, मठा के पुजारी भी कोई भी नहीं बात कर रहे। तो इस वक्त उनको एक सोच आया, एक गुंडी लगाया और उंडी में सभी हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे से रेवंत, हमारे राहुल गांधी से लेकर हर एमपी वहां उस हुंडी में पैसे डाले। उसके बाद वो हुंडी लेके उन्हें भागा। तो ये मतलब है कि हुंडी के पैसे भी लेके ट्रस्ट मेंबर्स जो नरेंद्र मोदी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद वाले डाले, सो ट्रस्ट मेंबर से भगवान का पैसा लेके कैसे भागे बताने का एक अपना नाटक करा। नाटक मतलब है लोगों को बताने के वास्ते एक एपिसोड करा। उसके वास्ते भी उनके ऊपर केस रजिस्टर होता, राहुल गांधी के पूर्व होता और पप्पू यादव के होता। ये नया तरीका बंद करो। अरे भैया, ये पब्लिक को मन में ये है अरे इतना बड़ा चोरी हुआ, मगर केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार और होम मिनिस्टर इसके बारे में बात नहीं करते। सीट किसके अंडर में रहता है? मुख्यमंत्री के अंडर में रहता है, योगी आदित्यनाथ के अंडर में रहता है। इस वजह से ये सीट के ऊपर हमको विश्वास नहीं है। उसी वजह से सीबीआई इंक्वायरी होगा तो इसका कौन चोरी करा, पैसे किधर गया, करोड़ों रुपए कहा गए, उसमें रियल एस्टेट बिजनेस कर रहे और सोना भी बेच लिए गड्डी बना लेके। तो इस वजह से इसका जरूरी है। मुझे सबसे ज्यादा है साधु संत लोग कोई नहीं बात कर रहे। अभी ऊपर से बोल रहे नहीं नहीं ये हम हिंदू धर्म के खिलाफ हुए। तो हम अरे हिंदू धर्म मानने वाले क्यों नहीं इतना बड़ा हंगामा हुआ? तो क्यों ये मठ के जो साधु लोग हैं, बड़े बड़े पुजारी है, क्यों नहीं बात कर रहे? राम के साथ अन्याय हो तो भी नहीं बात करते क्या? पूजा करते हो क्यों? साधुआ खामोश है, ऊपर से बोल रही है हम नहीं मानते। अरे भैया, हम भी हिंदू है, मेरा नाम ही हनुमान है, मैं राम को अन्याय हुआ तो मैं खामोश नहीं पड़ता। तो इस वजह से भगवान के साथ सब बराबर है। भगवान का इश्यू में भी क्यों संत लोग नहीं बात कर रहे, ये मैं बोलना है। घरेलू एलपीजी गैस इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए ई-केवाईसी एक नया दर्दसर बन गई है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने हिदायत दी कि गैस कनेक्शन रखने वाला हर खानदान 16 अगस्त तक ई-केवाईसी मुकम्मल करे, जिसके बाद सार्फिन में बेचैनी है। गैस एजेंसियों ने तवील कतारों से बचने के लिए डिलीवरी अमले के जरिए घर पर ई-केवाईसी की सहूलत दे रही है, लेकिन मुतादिद तकनीकी और अमली मसाइल की वजह से कई लोग परेशान हैं। बैरूनी मुल्क मुकीम कनेक्शन होल्डर्स, इंतकाल कर जाने वाले सार्फिन, मुअम्मर अफराद के फिंगरप्रिंट्स न आने, आधार और गैस कनेक्शन की तफसीलात में फ़र्क और एक ही खानदान के नाम पर 2 कनेक्शन जैसे मसाइल की वजह से लोग परेशान हैं। ईरान अमेरिका जंग की वजह से ईंधन की आलमी मंडी मुतासिर हुई, जिससे एलपीजी की सप्लाई पर दबाव बढ़ा। रियासत में गैस सिलेंडर की फराहमी में ताखीर और बुकिंग के बाद डिलीवरी में भी खासी देर होने लगी। इसी पस मंज़र में ऑयल मार्केटिंग कंपनियां इस बात को यकीनी बनाना चाहती हैं कि एलपीजी सिर्फ हकीकी घरेलू सारिफिन तक पहुँचे। इस मकसद के तहत फर्जी, डुप्लीकेट और तवील अरसे से गैर इस्तेमाल शुदा कनेक्शनों को निकालने के लिए कार्रवाइयाँ जारी है। उधर आधार और बायोमेट्रिक तफसीलात को गैस कनेक्शन से जोड़ने के लिए ई-केवाईसी मुहिम तेजी से नाफिज की जा रही है। हुकाम के मुताबिक जिन सारिफिन ने पहले ही आधार की बुनियाद पर ई-केवाईसी मुकम्मल कर लिया है, उन्हें दोबारा ई-केवाईसी की जरूरत नहीं है। शहर हैदराबाद के मशहूर टैंकबंड पर बरसा बरस से एक पुलिस चौकी मौजूद है। हैदराबाद और सिकंदराबाद के दरमियान में कायम इस पुलिस चौकी की सूरत हाल इन दिनों इंतहाई अबतर देखी जा रही है। इस सिलसिले में मज़ीद तफसीलात हमारे नुमाइंदे
फरमान बता रहे हैं। साथियों, आज हम मौजूद हैं टैंक बंड पर, एक ऐसे आउटपोस्ट पर जिसकी तारीख काफ़ी लंबी है, जिसकी तारीख काफ़ी कदीम है। 150 साल पुराना ये आउटपोस्ट दरअसल कॉलोनियल एरा का एक मॉनिटरिंग पॉइंट था, ये कॉलोनियल एरा का। इसको आज अभी 150 साल हो चुके हैं इस आर्किटेक्चरल बिल्डिंग को, और इसकी खस्ताहाली भी देखी जा सकती है। इसकी तामीर में पूरा का पूरा पत्थर इस्तेमाल किया गया है, पूरी तामीर इसकी पत्थर से हुई है। और पिछले कुछ वक्त में इसे अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने इसकी रिनोवेशन के लिए हामी भरी थी, पर इसकी खस्ताहाली देखकर ये जायज़ा लिया जा सकता है इसी खस्ताहाली से कि इस पर कोई भी किसी भी तरीके का रिनोवेशन का कोई काम नहीं हुआ है। और ये वैसे ही आज भी खस्ताहाली के इसमें मंजर देखे जा सकते हैं, और ये आज भी बंद है। तो इसी सिलसिले में पेश खिदमत थी हमारी रिपोर्ट। कैमरामैन फहीम अंसारी के साथ सैयद फरमान अतीक, सियासत टीवी। हैदराबाद के इलाके बोराबंडा कार्मिका नगर में एक अमूल लड़के की तेज रफ्तार कार ने तबाही मचा दी। कार ने दो सगे भाइयों को टक्कर दी। इसकी वजह से वहां खड़ी 7 टू व्हीलर गाड़ियां भी जद में आ गई। हादसे में दोनों भाई जख्मी हुए, जिनमें एक की हालत तशवीशनाक बताई गई। तफसीलात के मुताबिक राजकुमार प्रभाकर इतवार के रोज मोटरसाइकिल पर कहीं गए थे। कुछ देर बाद वापस आकर पार्किंग कर रहे थे कि इसी दौरान इंतहाई तेज रफ्तार से कार बेकाबू होकर सीधा उन पर चढ़ गई। कार दोनों को टक्कर देने के बाद ऊपर से गुजरती हुई करीब में खड़ी मजीद 7 टू व्हीलर गाड़ियों से जा टकराई। हादसे की आवाज़ सुनकर मुकामी लोग घरों से निकले और कार के नीचे फंसे दोनों भाइयों को निकालकर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। डॉक्टरों के मुताबिक जख्मी प्रभाकर की हालत इंतहाई नाजुक है। शाहिदीन के मुताबिक हादसे के बाद मुकामी अफराद जख्मियों को बचाने में मसरूफ थे। इस दौरान कार चलाने वाला कम उम्र लड़का मौके से फरार होने की कोशिश करने लगा, लेकिन लोगों ने इसे पकड़ लिया, मारा पीटा और फिर पुलिस के हवाले भी कर दिया है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। और भाई नाज़रीन, बढ़ते हैं चंद अहम कौमी और आलमी खबरों की जानिब। कांग्रेस तर्जुमान पवन खेड़ा ने कहा कि मोदी बच्चों को माफ़ करते हुए वीडियोस बना रहे हैं, उन्हें बच्चों से माफ़ी मांगना चाहिए। मुल्क के वज़ीर दाखिला अमित शाह ने पुलिस को खुली छूट दी, इसलिए उन्हें भी माफ़ी मांगना चाहिए। जंतर मंतर पर एहतजाजी स्टूडेंट्स के साथ मारपीट के हवाले से पवन खेड़ा ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया। आइए देखते हैं उनका ये बयान। कि जंतर मंतर पे पहले बच्चों के साथ क्या किया उन्होंने, अब एक सांसद के साथ क्या हो रहा है। ये कानून व्यवस्था की हाल है। अमित शाह से पूछिए कि भाई क्या हो रहा है, क्या हाल बना रखा है उन्होंने। और प्रमोद तिवारी जी ने जिसे कहा है कि जो भी चंदा चोरी है वो सारे लोग जो है बीजेपी में, इसको क्या तो गलत क्या कहा है? गलत कहा है क्या? आपको लगता है किसी और पार्टी का है वहाँ कोई? कौन है अमित मिश्रा, कौन है चंपत राय, किस विचारधारा से जुड़े हैं? क्या संघ के नहीं है ये लोग? और सब जिस तरीके से अभी राहुल गांधी जी ने जो बयान दिया है कि प्रधानमंत्री को बच्चों से माफी मांगनी चाहिए, शिक्षा न्याय, पूरा देश ये चाहता है कि प्रधानमंत्री देश के बच्चों से माफी मांगे। उल्टा प्रधानमंत्री माफ कर रहे हैं। कमाल है भाई। कल को नीरव मोदी कहेगा कि मैंने बैंकों को माफ कर दिया जिनसे मैंने पैसा चुराया था। ये क्या हाल बना रखा है? सर, जो बच्चों पे एफआईआर की जा रही है गलत है। घर के बच्चे अगर कुछ गलत भी बोल जाते हैं उनको समझाया जाता है। आप कौन है भाई एफआईआर करने वाले? पैलेट गन्स आप चलाते हैं, लाठियां आप चलाते हैं, आंसू गैस आप छोड़ते हैं बच्चों पर। और जो आपकी आईटी सेल गालियां देती है सबको सुबह से शाम तक, महिला पत्रकारों को गालियां देते हैं, उसका क्या है? आधे से ज्यादा ऐसे लोगों को प्रधानमंत्री खुद फॉलो करते हैं। कांग्रेस पार्टी के सरबराह अभिजीत ने कहा कि चंद अफराद को दानिस्ता तौर पर जंतर मंतर एहतजाज के दौरान दाखिल किया गया, जिन्होंने गड़बड़ की। उन्होंने कहा कि 20 जुलाई को जो कुछ हुआ उसके लिए स्टूडेंट जिम्मेदार नहीं थे। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि दिल्ली पुलिस और चंद गैर समाजी अनासिर की मिली भगत की वजह से हंगामा आराई जैसी सूरत हाल पैदा हो गई थी। मैंने तो इसमें पहले दिन से मैं कहता आ रहा था, जब से हमारा आंदोलन स्टार्ट हुआ था, कि इस आंदोलन में बाहर से कुछ लोग भेजे जाएंगे, कुछ गुंडे भेजे जाएंगे जो जानबूझकर ऐसी हरकत करेंगे जिससे प्रोटेस्ट में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो, जो जानबूझकर ऐसी कोशिश करेंगे कि प्रोटेस्ट बदनाम हो जाए। फिर उन गुंडों की की हुई हरकतों को इस्तेमाल करके जो आरोप जो है वो सीजेपी के लोगों के ऊपर लगाया जाएगा। अगर इस प्रोटेस्ट में अगर हमें ऐसा ही कुछ करना होता तो हम 1 महीना बैठे हुए थे, हम 1 महीने में नहीं कर पाते। ये हमने किया नहीं कैसे पर, क्योंकि हम पूरे शांतिपूर्ण लोग हैं, संविधान के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं, डॉक्टर बाबा साहेब और महात्मा गांधी के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। ये बाहर से भेजे गए हुए गुंडे थे जिन्होंने ये हरकत करी है, और इन गुंडों की प्लानिंग दिल्ली पुलिस के साथ हो रखी थी। क्योंकि जिस प्रोटेस्ट साइट पर मुझे बिना चेकिंग के पुलिस जाने नहीं दे रही थी, वहां पर पुलिस अब बता रही कि 2100 क्रिमिनल्स खुलेआम घूम रहे थे। तो ये 2100 जो क्रिमिनल्स है वो खुलेआम कैसे घूम रहे थे? पहली बात।
किसकी गलती है, किसने इन्हें खुला छोड़ा? दूसरी बात, जंतर मंतर पर जहां पर मेरी बिना चेकिंग के एंट्री नहीं होती थी, वहां पर ये 2100 क्रिमिनल्स बिना चेकिंग के कैसे आए? एएनआई की टीम आती थी, एएनआई की टीम के भी इक्विपमेंट्स चेक होते थे, उनकी टीम की भी चेकिंग होती थी। तो पुलिस ने इन क्रिमिनल्स को बिना चेकिंग के अंदर कैसे आने दिया, या चेकिंग के साथ अंदर आने दिया और बोला कि आप लोग जाओ अंदर माहौल खराब कर लो? तो इसमें पुलिस पर भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, जिसके उन्हें जवाब देने पड़ेंगे। तो बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं आप दिल्ली पुलिस पर। मैं सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं 19 की रात को दिल्ली पुलिस ने पत्थरों से भरा ट्रक जंतर मंतर के पीछे लगा रखा था, स्टेज के पीछे। अब पत्थरों से भरा ट्रक खड़ा करने का रीजन क्या है? उस ट्रक के बगल में दिल्ली पुलिस ऑलरेडी एक डैमेज्ड वैन खड़ी कर देती है। क्या रीजन है? आप मार्च के पहले 20 जुलाई को हमारा मार्च होना था, उसके ठीक पहले रात को आप एक पत्थरों से भरा ट्रक वहां पार्क करते हो दिल्ली पुलिस के लोग, और एक टूटी हुई वैन खड़ी करते हो, और अगले दिन न्यूज क्या आती है? पथराव हुआ, गाड़ी तोड़ी गई, जिसकी प्लानिंग दिल्ली पुलिस ने पहले से ही करके रखी थी। और जब मैंने ये वीडियो सुबह 20 की जुलाई को सुबह 5:30 बजे ये वीडियो ट्वीट करा था पत्थरों से भरा ट्रक का। कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान सूर्यदास ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि 25 जुलाई को मरकजी हुकूमत ने हमसे जो मुआहदा किया उसकी पासदारी नहीं की जा रही है। स्टूडेंट्स को हिरासा करने का सिलसिला अभी भी जारी है। ताहम उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ताज़ा हुक्मनामे का हवाला देते हुए खैर मकदम किया और कहा कि ऐसे स्टूडेंट्स जिनके संगीन केसेस हैं उन्हें रिहा नहीं किया जाएगा, लेकिन आम एहतजाजियों को हिरासा करने का सिलसिला फौरी तौर पर बंद कर दिया जाएगा। As we all know, on July 25, the historic victory of the young people of this country came to light. There were certain agreements that had happened with the government of India, and one of those guarantees that the government gave us was that no FIRs will be pursued, FIRs that are existing will be closed, and no action will be taken against any protester, student in the future. After the July 25 agreement, the protest was called off in good faith. However, after that, reports started coming of several FIRs being filed in different NDA-ruled states, BJP NDA-ruled states. And since that time, and even before July 25, the Cockroach Janata Party was standing with the young people of this country through thick and thin. We were giving all possible legal help, all possible medical help to each and every student, not just in Delhi but across states. So when the reports started coming of FIRs, we were in touch with several lawyers who were helping these students, and we were also in talks with senior officers on behalf who are representing the government of India. Since then, several states have come out with notifications saying that they will close or withdraw all the FIRs and will not take action against any students. However, then the Supreme Court was hearing a bunch of PILs about the police brutality and other things, in which an order came which was creating some confusion. The government was using that order in a way to state that the existing FIRs will be investigated. We were in talks with the government also since then, and asking them to honor their word that they gave us on July 25. Today, in yet another major victory for the students of this country, for the young people of this country, the Supreme Court has clarified that the states, including Delhi and other states, will be at liberty to withdraw the FIRs or close the FIRs or file for closure reports in any legal method as possible. They will be closing all the FIRs. Along with that, in the previous order, there was a line that no action will be taken against any protester who does not have criminal antecedent. Today, the court clarified that criminal antecedents would only mean heinous crimes like murder and rape. So that is also a major victory for the students, so that regular students and regular protesters and even students who have done political protests in the past will not be facing any legal problems in the future, and all FIRs against them will be closed. It's a major victory. Along with that, the Supreme Court has also indicated in the hearing today that
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने खवातीन पहलवानों से मुबैना जिनसी हरासानी के मामले में साबिक रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया सदर ब्रिजभूषण शरण सिंह और साबिक WFI असिस्टेंट सेक्रेटरी विनोद को बरी कर दिया है। मुकदमा 6 खवातीन पहलवानों की शिकायत पर दर्ज किया गया था, ताहम अदालत ने आज उन्हें बाइज्जत बरी किया। अदालत ने फैसला सुनाते हुए बरी करने के अहकाम जारी किए, जिस पर खुद ब्रिजभूषण ने रद्द-ए-अमल दिया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? बरी नहीं हुए हैं, बाइज्जत बरी हुए हैं। 3 साल का लंबा संघर्ष हमने देखा। संघर्ष तो निखार आता है, संघर्ष से निखार आता है। सर, आप ये भी कह रहे हैं कि कई पॉलिटिकल पार्टियों ने पहलवानों का समर्थन दिया, आपके ऊपर आरोप लग रहे थे, आपको फांसी देने की। अब वो जंतर मंतर का दृश्य आप पुनः देख लीजिए। विरोधियों को कुछ कहना चाहिए? नहीं, विरोधियों को क्या कहें, विरोधियों को कुछ नहीं कहना है। अमेरिका के सदर ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ नए मुज़ाकिरात आज शुरू हो रहे हैं। ट्रंप का बयान ईरान पर हमलों की मनसूखी के हवाले से गुज़िश्ता शब किए गए उनके ऐलान के बाद सामने आया। उन्होंने कहा कि इस वक्त आबना हरमुज़ के बारे में मुआहदा मौजूद है और ईरान के जौहरी हथियारों से दस्तबरदार होने के बारे में भी मुआहदा हासिल किया जाएगा। सदारती तैयार एयरफोर्स 1 में मीडिया से बातचीत में ट्रंप ने कहा कि जाहिर है कि वो हमले का निशाना नहीं बनना चाहते, हमले के हजम से आगाह थे क्योंकि वो इसकी तैयारी देख रहे थे। अब हम उनसे बात कर रहे हैं, मुज़ाकिरात आज शुरू हो जाएंगे। ट्रंप ने इतराफ़ किया कि ईरान पर बड़े हमले का मनसूबा सऊदी अरब, UAE, अमारात, कतर और ईरान की दरख्वास्त पर मनसूख किया गया है। And we'll see it through. I'd love to do that, save a lot of lives, save a lot of unnecessary power, to be honest with you. It take many, many years to ever build it back. If it could, I don't think it could be even buildable back. So we had an attack that would be the biggest attack since World War II. And it would have been disastrous for them. And they didn't want us to do it. And frankly, Saudi Arabia didn't want it either. They thought that the deal is imminent. Is there a deadline, sir? The deal is imminent, having to do with the Hormuz Strait and also ultimately the denuclearization. So when I hear that, I say, well, do we want to go and be this? Now, there's a group of people that would like me to just do it. And there's another group of people that does not want me to do it. Mr. President, does Iran have a deadline to come to an agreement? We'll just see how it is. We're ready to go anytime we want. Would I rather make a deal? I'm not looking to kill people. People die a lot of people. We don't want that. So they asked us, Iran specifically, but the other three said we really. I asked Saudi Arabia, the king. He said, the crown prince. I said, well, we let's do this and that. And they said, we would much prefer a deal as opposed to, because you don't know where these attacks lead. I mean, will they be flooded with people pouring into their country? Disaster. A lot of bad things can happen. Yes. You're prepared. There's a report that they're moving U.S. troops out of Bahrain. I don't want to comment on that. अमेरिकी सदर ट्रंप के गजा अमन मंसूबे पर अमलावरी में पेशरफ्त के ऐलान के बावजूद जालिम इसराइली फौज मुसलसल हमले कर रही है। इसराइली फौज ने ताज़ा बमबारी कर दी है और बच्चों समेत मजीद 18 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। जनूबी लेबनान में भी इसराइली फौज के हमले जारी हैं, जिसमें 5 लेबनानी फौजी भी जख्मी हुए। गजा में 136 घंटे तवील एक ऑपरेशन के बाद मलबे से एक ही खानदान के 112 शुहदा की लाशों को निकाले जाने की इत्तलात मिली हैं। 3 दिनों में शुहदा की तादाद 28 हो गई, जिनमें खवातीन और बच्चे शामिल हैं। इसराइल ने गजा सिटी, खान यूनुस, देर अल बला, जबलिया में घरों पर फिजाई हमले किए, जबकि इस दौरान तिब्बी मराकिज़ और अद्वियात के गोदाम को भी निशाना बनाया। इसके अलावा गजा वज़ारत सेहत ने अस्पतालों पर हमलों को संगीन इसराइल का जंगी जुर्म करार दे दिया है। और अब आखिर में टाइम्स पर डालेंगे एक और नजर। दुनिया भर में हैदराबाद और तेलंगाना के इंजीनियर्स मौजूद। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की जानिब से इंजीनियर्स को नाकारा करार देने पर साबिक़ा रियासती वज़ीर KTR की कड़ी तनकीद। पुलिस मुलाजिमतों की नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी करने और उम्र की हद में इजाफे का मुतालबा। बेरोजगार उम्मीदवारों ने हैदराबाद के इंदिरा पार्क पर किया अचानक एहतजाज।
मोदी को बच्चों से माफ़ी मांगना चाहिए। मुल्क के वज़ीर दाखिला अमित शाह ने स्टूडेंट्स को मारने पुलिस को दी थी खुली छूट। कांग्रेस तर्जुमान पवन खेड़ा का बयान। चंद गैर समाजी अफराद को दानिस्ता तौर पर जंतर मंतर एहतजाज के दौरान दाखिल किया गया। 20 जुलाई को पेश आए वाक़यात पर कांग्रेस पार्टी के सरबराह अभिजीत की वजाहत। ईरान के साथ शुरू करें नए मुज़ाकिरात, ट्रंप का नया दावा, फौरी तौर पर किसी नए हमलों के नहीं है आसार। और गजा अमन मंसूबे पर अमलावरी में पेशरफ्त के ऐलान के बावजूद इसराइल के हमले जारी। ताज़ा बमबारी में बच्चों समेत मजीद 18 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफ़िज़।